जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए, आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए आपका अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। और ये है प्रैक्टिस सेट कौन सा कहिएगा सर? ये है तीसरा, है ना। इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी लगा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी हम इसका जो है पीडीएफ भी देना शुरू कर दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का भी नाम बीके स्टडी कॉर्नर ही है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। क्लास शाम के 7 बजे आता है, कभी कभार लेट भी हो जाता है, तो 7 से 8 के बीच मान के चलिए। आज से फिर से लेट हो गया, थोड़ा सा बाहर चले गए थे इसलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए करते हैं स्टार्ट। और कलर कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इसका चेंज, है ना, रेड वाला रखते हैं, सही लगेगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, लगाइए। अच्छा, एक चीज़ आप सभी को और बता दें, टोटली इसमें 45 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन का आप एक नंबरिंग कर लीजिए, या फिर आपके पास OMR शीट है तो ले लीजिए। और है ना, हमारे बताने से पहले आपको अपना लगा लेना है आंसर ईमानदारी से, लास्ट में स्कोर बताइएगा। खैर अभी वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आ रहा है, तो कई सारे स्टूडेंट कमेंट भी नहीं कर रहे हैं स्कोर अपना, मेरे ख्याल से लगाते ही नहीं होंगे। लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है वैकेंसी जब आ जाएगी तो यही जो वीडियो सब अभी हम बना रहे हैं ना, इसके ऊपर धड़ल्ले से व्यू जाएगा, हमको पता है। लेकिन अभी बस हम चाह रहे हैं कि भाई जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं ना, शिद्दत से देखिएगा। जो शुरुआत से लगे हैं ना मेरे भाई, रिजल्ट उसी का होगा। चलिए बनाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोग लगा लीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहेंगे सर उष्मा निकलती है। देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, उष्मा बाहर निकलता है, नहीं उष्मा निकलती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऊष्माक्षेपी माने उष्मा का बाहर निकलना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय समतल है? तो बता चुके हैं, पिछले क्लास में आप सभी को बताए थे। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर BF3। डायग्राम भी आप सभी को बता दिए थे, इस प्रकार से होता है ना। यहाँ पर F आएगा, यहाँ पर F आएगा और यहाँ पर F आ जाएगा, इस प्रकार से डायग्राम आपको बताए थे। अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर कहता है कि कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? गुप्त गैस के नाम से इनमें किसे जाना जाता है? तो कहेंगे सर क्रिप्टन को जाना जाता है, KR इसका संकेत होता है ना। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट आंसर बताते चलते हैं, लगाते चलिएगा, है ना। थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताने लगते हैं तो आप सभी को बोर फीलिंग होने लगता होगा, हमको पता है, इसलिए थोड़ा फास्ट खींचने का कोशिश करते हैं। तुरंत इसका आंसर बताते जाएंगे, आप सभी लोग सेट लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। परमाणु संख्या यदि 56 है तो यह किस ब्लॉक के अंतर्गत आएगा? कह रहा है कि 56 वाला जो तत्व है वो किस ब्लॉक से संबंधित है, बताइए। तो कहिएगा सर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, है ना, यानी कि S ब्लॉक से संबंधित है, S ब्लॉक से। अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किसका प्रशांतक रूप में उपयोग किया जाता है? प्रशांतक कहिए या फिर प्रशीतक कहिए, प्रशीतक कहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कहेंगे सर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इक्वेनिल। इक्वेनिल, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि कौन सी है? जैव प्रौद्योगिकी द्वारा, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसका नाम है इंटरफेरॉन। क्या नाम हो जाएगा? इंटरफेरॉन। करेक्ट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। अच्छा, बार बार यदि कंपकपी के साथ तेज बुखार हो रहा हो तो किस रोग का ये लक्षण माना जाएगा? तो कहेंगे सर उसको हम लोग बोलेंगे मलेरिया। क्या बोलते हैं? मलेरिया का लक्षण क्या होता है? बार बार कंपकपी के साथ और तेज बुखार। ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि केकड़ा जो है यह डेस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। केकड़ा मोलस्का के अंतर्गत आएगा। निडेरिया, आर्थ्रोपोडा, प्लेटी हेलमिंथीज किसके अंतर्गत आएगा? भाई सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है केकड़ा, ठीक है ना। सी बिल्कुल, सबसे बड़ा फाइलम यही है, आर्थ्रोपोडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहता है कि XO क्रोमोसोम असामान्यता है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वयस्क मानव एरिथ्रोसाइट, वयस्क मानव एरिथ्रोसाइट में रहता है, इनमें क्या? DNA RNA दोनों रहता है, दोनों में से कोई भी नहीं रहता है, केवल DNA या केवल RNA। तो भाई मेरे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे सर बी बिल्कुल सही है, ना तो DNA होता है और ना ही RNA होता है वयस्क मानव एरिथ्रोसाइट में, ठीक है। बी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, फैन का आवाज़ आप सभी को जा रहा है क्या? तो बताइएगा कमेंट करके, सर फैन का आवाज़ यहाँ पर आ रहा है तो अगले क्लास में कोशिश करेंगे फैन नहीं चलाएंगे।
कौन सी कवक डबल रोटी यानी कि ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। डबल रोटी ब्रेड बनाने में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? अच्छे से याद रखिएगा, यीस्ट का यूज किया जाता है, यीस्ट, ठीक है ना। बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? यदि ट्यूबरक्लोसिस हो गया हो तो भाई मेरे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कहेंगे सर ए सही है, BCG वाला टीका लगाया जाता है, BCG वाला टीका ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ए आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर जा रहा है ना। चलिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है? इनमें एस्ट्रोजन होता है, इनमें केवल प्रोजेस्टेरोन होता है, इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है, या फिर प्रोजेस्टेरोन अंडोत्सर्ग में वृद्धि करता है? तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों जो है इसका मिश्रण होता है इसमें, ठीक है ना। तो सी होगा आपका करेक्ट आंसर। किसमें? जनन नियंत्रक जो गोलियां होता है, या फिर गर्भ निरोधक गोलियां भी बोला जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं? भाई बताइए, इनमें समुद्र से संबंधित कौन सा प्राणी है? तो भाई बी होगा करेक्ट आंसर, इकाइनोडर्मेटा समुद्र से संबंधित है, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जो समुद्र में रहते हैं। विटामिन जो स्टेरॉइड है, इनमें कौन सा विटामिन स्टेरॉइड है? डी होगा करेक्ट आंसर, विटामिन डी, जिसको कि स्टेरॉइड के अंतर्गत ये आते हैं, है ना। तो डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? बताइए, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन नहीं है? कहेंगे सर जी पवन चक्की हो जाएगा, पवन चक्की, जो कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सभी ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। जैव तकनीक का पितामह इनमें किसे कहा जाएगा? तो भाई मेरे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करोली इरेकी। याद रहेगा, करोली इरेकी को जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये मैथ वाला है तो बताइएगा, एक दो मैथ पूछ ही लेता है। निम्नलिखित डेटा के लिए माध्य की गणना करने कह रहा है। भाई माध्य बताइए क्या हो जाएगा? अच्छा माध्य का तो सिंपल फॉर्मूला है कि भाई जितना जो संख्या दे रखा है उन सबको जोड़ दीजिए और टोटल जितना संख्या है उस संख्या को गिन के उससे भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितना है, कहेंगे सर जी 5.2 है, जोड़ दीजिए एक एक करके। यहाँ पर है 13.3, फिर है यहाँ 17.5, 17.5, उसके बाद 19.5 है सर, 19.5, फिर है 21.5। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, तुरंत बना देंगे। यहाँ पर 3 2 हो गया 5, और यहाँ 5 हो गया 10, और इधर हो गया 5 4 9, 10 9 19। 19 का कितना होगा बाबू? कहिएगा सर जी 9, और हाथ में रह गया 1, है ना। हाथ में कहिए, बाकी कहिए, जो कहिए हम लोग तो हाथ में बोलते थे इसमें, जिस प्रकार बचपन वगैरह में बनाते थे, और अभी भी यही बोलते हैं, हाथ में रह गया 1। अच्छा इधर कितना है सर? यहाँ पर है 13, 13 5 कितना हो गया? कहेंगे सर 18, 18 और 17। अच्छा एक एक करके जोड़ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, दोनों एक साथ जोड़ेंगे तो एक एक करके ही जोड़ लीजिए। 5 3 हो गया सर 8, 8 7 हो गया सर 15, 15 और 9 कितना हो गया? कहेंगे सर 24, और 24 1 हो गया सर 25, और 25 और 1 कितना हो जाएगा? 25 1 सर 26, 26 का यहाँ पर 6, बाकी अब रहा 2। अब यहाँ पर है सर पहले से 2 और 3 इधर है, 3 2 5 और 5 2 7 हो गया सर। दशमलव 1 अंक के बाद सिंपली लगा देना है, 1 अंक के बाद से लगा दीजिए। 76.9 आ रहा है। अब देखिए किस ऑप्शन में है? नहीं, अभी ऑप्शन नहीं देखना है, तुरंत नहीं लगाना है, अभी तो हम लोग को संख्या से भाग देना बाकी है ना। हाँ 76.9 हो गया। अब 1 2 3 4 5 वो संख्या है, 5 नीचे रखिए, इसको हटाइए, नीचे शून्य रख दीजिए, ठीक है। अब ये कटेगा? कहेंगे सर कटेगा तो नहीं है सर, लेकिन हाँ पॉइंट में तो आ सकता है ना, तो इसको पॉइंट में ही निकालते हैं। तो क्या किया जाए? कहेंगे सर इसको काट दीजिए, 3 से ये कटेगा, देख लीजिए तो 3 2 9 6 16, 3 5 15, 1 19, सर नहीं कटेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, सीधे भागे दे देते हैं, टेंशन नहीं फ्री है ना जी। 50 से 769 में भाग, चलिए 50 से 769 में भाग दे देना है। 50 एकम सर हो गया 50, बाकी बच गया इधर सर 26, और ये आ गया 9 नीचे। अब सर यहाँ पर कितना बार में जाएगा? 5 है 25, है ना जी, तो 5 बार में जाएगा सर जी, 250 हो गया। अब नीचे कितना बचेगा बाबू? 9 और 1 सर 19 बचा।
सर यहाँ पर 10 दे दीजिए और एक शून्य ले लीजिए, है ना। अब जाएगा कितना बार में सर, 50 तिया 3 बार में सर चला जाएगा आराम से, तो कितना होगा 150। अब सर बच रहा है 40, अब एक शून्य ले लीजिए यहाँ पर वापस। अब कितना बार में जाएगा सर, 2 बार में तो 100 होता है, तो 400 होने के लिए कितना जाएगा, कहेंगे सर 4 दे दीजिए, 4 पंचे 20, नहीं 2 ही रहेगा, 8 जाएगा ना, तो 15.38 हो रहा है, 15.38। देखिए तो किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन में सी में यहाँ पर सर दे रखा है। तो बिल्कुल मेरे भाई आप निकाल दिए हैं, यही वाला आंसर हो जाएगा। देखिए ये कोई हार्ड सवाल नहीं है, बस जितना है सबको जोड़ना है और उसी संख्या से भाग देना है गिन के। लेकिन यहाँ पर दशमलव में दे दिया है और लास्ट में भाग भी नहीं जा रहा था, दशमलव में आंसर भी आ रहा है, तो इसी सब चीज़ में जो है ना लटक जाता है स्टूडेंट, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। बस मैथ का यही काम ही है कि स्टूडेंट को है ना सिर्फ डाटा बदल देगा और घूम जाइएगा। तो चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है, बताइए। पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, नहीं कह रहा है तो यहाँ पर बी हो जाएगा, ऊर्ध्वका हो जाएगा, ऊर्ध्वका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। बाकी द्रविड़, बेसर, नागर ये सब मंदिर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है ए प्रोमिस्ड लैंड, ये किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है, क्या नाम है पुस्तक का, ए प्रोमिस्ड लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ये बराक ओबामा के द्वारा, है ना जी। कहाँ का राष्ट्रपति था बराक ओबामा, उसी के द्वारा ये लिखा हुआ है। अमेरिका का राष्ट्रपति का नाम था ना बराक ओबामा पहले, उसी के द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लाया गया खराज, जो कर था एक प्रकार का टैक्स लिया जाता था, तो खराज जो था यह किसान की उपज के लगभग कितना % हिस्से के बराबर हुआ करता था। तो याद रखिएगा 50% के आसपास लिया जाता था कर, है ना। जितना उपज हुआ है किसान का उसका 50% टैक्स ले लिया जाता था खराज के रूप में, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था। तो भाई उस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन याद रखिएगा ना, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है। भाई क्या मस्त क्वेश्चन है, बताइएगा। एक प्रकार का क्या है, नृत्य है, ये कोई लड़ाई नहीं है। उस नृत्य का नाम क्या है, तो उस नृत्य का नाम है पाइका नृत्य, ठीक है, याद रखिएगा पाइका नृत्य। सी आपका करेक्ट आंसर होगा सर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सा ठीक ही है ना, छोटा नहीं करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा वह अनुच्छेद है जिसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, कहेंगे सर अनुच्छेद 329, बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है, किसके द्वारा, अनुच्छेद 26 के द्वारा कौन सा अधिकार हमें मिलता है। तो भाई करेक्ट आंसर सी होगा, धार्मिक और, इसको थोड़ा इधर से लेते हैं ना तब ना आएगा, हाँ, तो धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और उसके रखरखाव करने का अधिकार अनुच्छेद 26 के द्वारा हमें मिलता है, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है, बताइए भाई क्या कहा जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी सही है, उसको हम लोग निजी विधेयक बोलते हैं, क्या बोलेंगे, निजी विधेयक, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहला अध्यक्ष तो कौन थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा था, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां से भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है, भूकंप के समय ऊर्जा बाहर निकलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो भाई मेरे उस बिंदु को अवकेंद्र के नाम से जाना जाता है, क्या बोलेंगे, अवकेंद्र, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि भारतीय वन सेवा की को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 1966, यानी कि ऑप्शन सी सर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है
कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत हिस्से के रूप में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो कहेंगे सर करेक्ट आंसर 42वां हो जाएगा सर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आइए। जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जिला योजना समिति की संरचना, तो भाई मेरे ये किया जाता है राज्य विधायिका के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य विधायिका के द्वारा, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता था। किस रूप में जाना जाता था? इक्विटी डार्लिंग के रूप में। क्या बात है, इक्विटी डार्लिंग के रूप में, है ना? तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, कहता है संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश या भूमि व्यवस्था अधिनियम, तो ये पारित किया गया था, कहेंगे सर 1950 ईस्वी में। तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा वह अनुच्छेद जो कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और उनके निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? बताइए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा सर इसका, अनुच्छेद 22। ठीक है, अनुच्छेद 22 ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कहता है? कहता है कौन सा वह अधिनियम है जो ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? बताइए कौन सा वो अधिनियम है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा अधिनियम है? भगोड़ा आर्थिक अपराधी यानी कि FEO अधिनियम, जो कि 2018 में आया था। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर डी बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, ये है मैथ वाला क्वेश्चन, वापस से बताइएगा। कहता है एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 13 और 12 है। तो बताइए कक्षा में लड़कियों का अनुपात क्या है? गर्ल्स वाला पूछ रहा है। अच्छा, पहले किसका दिया? लड़का का, तो ये हो जाएगा बॉय और ये हो जाएगा गर्ल। इसका अनुपात दे रखा है। गर्ल वाला पूछ रहा है कि कितना है, बताइए। देखिए जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर रखिए, सिंपल है ये, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर करिए और टोटल जितना स्टूडेंट है उसको नीचे कर दीजिए। तो सर यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 12 है, कितना हो जाएगा? कहेंगे सर ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा। यानी कि अब यदि यहाँ पर हम कहें तो इसमें लड़का का अनुपात कितना हो जाएगा? 13/25। इतना लड़का है कुल में से, है ना? तो कुल 25 है, 25 में से 13 लड़का है। इसी प्रकार से तो डिनोट किया जाता है। अब लड़की कहेगा कितना है, तो 12 में से यहाँ नीचे 25 रखेंगे। 12/25 ये लड़की की संख्या है, 13/25 ये लड़का की संख्या है। हमको किसका पूछ रहा है? कहता है लड़की की संख्या बताइए। तो 12 ये वाला लेना है, 12/25 ले लिए सर। लेकिन क्या कह रहा है? कहता है प्रतिशत में बताइए। तो प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, सिंपल। 25 चौका कितना? 100, 4 से ऊपर गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 12 चौका 48 होता है। सिंपल आंसर है, कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर 48% हो जाएगा। ए बिल्कुल सही जवाब है। बहुत आसान था ये। अगले क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर क्या कहता है? कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई, तत्कालीन बॉम्बे, है ना, उस समय बॉम्बे के नाम से उनको जाना जाता था। इसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में ये जो किया गया था, कब किया गया था अधिवेशन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, ये कब किया गया था? तो डी होगा करेक्ट आंसर, कहेंगे सर दिसंबर 1885 ईस्वी में। डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका ना जो उस समय अधिवेशन का आयोजन करता जो था वो थोड़ा सा याद रखेगा, यानी अध्यक्षता जिसने किया था, कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बाकी ये डेट भी याद रखिएगा, 1885 में होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। बॉम्बे में यानी कि मुंबई में हुआ था। ये भी ध्यान, ये तीनों चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, चूँकि पहला वाला है ना तो ध्यान रखना होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्या कहता है? कहता है किस वर्ष में सांसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप, द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? आप सिंपली ये समझिए कि लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब किया गया? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कहेंगे सर जी 1973 ईस्वी में। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, कहता है महाधिवक्ता डैश के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? महाधिवक्ता बताइए। करेक्ट आंसर डी होगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वह अपने पद पर बने रह सकते हैं। कौन? महाधिवक्ता। तो करेक्ट आंसर
ऑप्शन डी होगा सर। अगले क्वेश्चन पर आइए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी जो कि काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, कौन सी वो मिट्टी है? तो भाई मेरे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहेंगे सर लाल लेटेराइट मिट्टी। लाल लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर आइए। कहता है विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। कौन थे? धर्मपाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहेंगे सर ऑप्शन ए सही है, गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए, इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश शासन के दौरान किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? कहिएगा सर कैप्टन अलेक्जेंडर रीड उसका नाम था। क्या नाम था? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। बी बिल्कुल सही जवाब है भाई। एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, देख ही लीजिए। कहता है अपने महापरिनिर्वाण के पहले, है ना, अपने महापरिनिर्वाण से पहले जो बुद्ध भगवान थे इसने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वैशाली में दिया था अपना अंतिम उपदेश। बिल्कुल करेक्ट आंसर ए। लास्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है ये स्थित कहाँ है? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पर? श्रीनगर, जो कि एशिया का है सबसे बड़ा। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हो गए टोटली आपका 45 क्वेश्चन एंड, है ना जी। और 45 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। यदि आप लोग सेट लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्कोर अपना जरूर कमेंट कीजिएगा अपने नाम के साथ, हाँ, कि मेरा नाम ये है और मेरा स्कोर ये रहा सर, ठीक है। आप सबका एक लिस्ट तैयार करेंगे एंड में, चूँकि अभी तो स्टूडेंट सिर्फ कम है, धीरे धीरे इसका ना एक लिस्ट तैयार करेंगे और हर दिन आप सभी का रिजल्ट भी शो करेंगे कि इस स्टूडेंट ने इतना लाया, इस स्टूडेंट ने इतना लाया, ठीक है। तो सेट जरूर से लगाइएगा। और क्लास अभी चूँकि व्यूज कम आ रहा है तो आप सभी लोग अपने तरफ से थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा क्लास को, ठीक है। ये हम ज़्यादा हम देखते हैं बाकी सारे टीचर लोग हमेशा बोलते होंगे शेयर करो, ये करो, वो लाइक करो, हम नहीं बोलते हैं उतना, बस कर दीजिएगा। चूँकि अभी ज़्यादा स्टूडेंट के पास नहीं पहुँच रहा है सेट, और पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सेट को बस शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।